सोचिए, अगर फंडामेंटल राइट्स सिर्फ लिखे हो, उन्हें एनफोर्स कराने के लिए कोई सिस्टम नहीं है, तो क्या वो राइट्स राइट्स कहलाएंगे? आइए जानते हैं मेरे साथ। Hey everyone, I advocate मनीषा धवन। Today we are going to discuss about article number 13, जिसमें हम बात करेंगे सबसे पहले 13 सब क्लोज 1 के बारे में, दैट इज प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज। इसका मतलब है जो लॉज ब्रिटिश इरा में बनाए गए थे, उस टाइम पे बनाए गए लॉज अगर आज के फंडामेंटल राइट्स के साथ इनकंसिस्टेंट हैं, यानी कि उसको वॉयलेट कर रहे हैं, तो उस सिचुएशन में वो जो लॉज हैं उनके ऊपर एक शेडो डाल दी जाएगी, जिसे कहा जाता है डॉक्ट्राइन ऑफ एक्लिप्स। भिकाजी नारायण वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश के केस में ऐसा कहा गया था कि अगर कोई लॉ ब्रिटिश इरा का बनाया हुआ है और वो वॉयलेट कर रहा है फंडामेंटल राइट्स को, तो उसके ऊपर एक शेडो डाल दी जाती है और उसको एक डॉर्मेंट पोजीशन में रख दिया जाता है, यानी कि कंप्लीटली वो डेड नहीं होता। जब कभी रिक्वायरमेंट होती है या फिर वो इनकंसिस्टेंसी रिमूव हो जाती है, तो उस सिचुएशन में वो लॉ फिर से रिवाइव हो जाता है। तो ये था आर्टिकल 13 सब क्लोज 1 के बारे में। अब आगे हम बात कर रहे हैं पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज के बारे में। पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल मतलब आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन चुका था तब क्या सिचुएशन थी? तो इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्ट्राइन है, डॉक्ट्राइन ऑफ सेवरेबिलिटी। सेवरेबिलिटी का मतलब होता है कि अगर एक गुड पार्ट है लॉ का, एक बैड पार्ट है, तो जो बैड पार्ट है उसको रिमूव कर दिया जाए। जस्टिस कृष्णा अय्यर ने बोला था कि एक कॉस्मेटिक सर्जरी होती है, यानी कि एक पर्सन को कंप्लीटली एक मतलब सेक्शन को, आर्टिकल को या फिर राइट को कंप्लीटली रिमूव करने की बजाय उसके सिर्फ और सिर्फ बैड पार्ट को रिमूव कर दिया जाए। तो इसको ये कहा गया था आरएमडीसी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं स्टिल बॉर्न लॉ के बारे में। दीपचंद वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी के केस में ये बताया गया था कि कोई ऐसा लॉ अगर इनैक्ट हो जाता है जो फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट होता है, तो वो वॉइड एब इनिशियो होगा, मतलब फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग उसको वॉइड माना जाएगा। उसके बाद हम बात करने वाले हैं नेक्स्ट क्लोज के बारे में, दैट इज लॉज एंड लॉज इन फोर्स। 13 सब क्लोज 3 का सब क्लोज ए कहता है कि लॉज क्या होते हैं, क्या कस्टम लॉ होते हैं? आंसर इज यस। कहाँ पे लिखा है? 13 सब क्लोज ए में लिखा है। 13 सब क्लोज 3 सब क्लोज ए में लिखा है, जिसमें है ऑर्डिनेंस, ऑर्डर, बाय लॉज, रूल, रेगुलेशन, नोटिफिकेशंस एंड कस्टम्स। ये सब लॉ की कैटेगरी में आते हैं, ये सब लॉज माने जाएंगे। उसके बाद जो इसका नेक्स्ट क्लोज है बी है, वो बात कर रहा है कि अगर जो लॉज कॉम्पिटेंट अथॉरिटी लेजिस्लेचर ने पास किए हुए हैं वो भी लॉज होंगे। उसके बाद हम नेक्स्ट देख लेते हैं, क्या इनको जो अमेंडमेंट्स होती हैं वो भी लॉ में कंसीडर की जाती हैं? अगर जैसे अमेंडमेंट्स की लॉ ने, गवर्नमेंट ने लॉज में, तो क्या वो भी लॉज होंगी या फिर नहीं होंगी? तो इसके लिए सबसे पहले था शंकरी प्रसाद केस। इसमें ये कहा गया था कि अमेंडमेंट लॉ नहीं होती है, हम नहीं मानेंगे कि अमेंडमेंट लॉ होती है, इसमें ये कहा गया था। उसके बाद आया गोलकनाथ का केस। गोलकनाथ ने कहा कि नहीं, अमेंडमेंट भी लॉ की डेफिनेशन में आएंगी, मतलब अगर कोई अमेंडमेंट हो रही है ना तो वो भी लॉ है। अब फिर से कॉन्फ्लिक्ट अराइज हो गया क्योंकि 24th अमेंडमेंट आई 1971 में। अब इसने कहा कि नहीं, अमेंडमेंट तो लॉ नहीं होती। तो अब इस सिचुएशन में एक बड़ा बैलेंस्ड व्यू लिया गया था केशवानंदन भारती के केस में। दैट केस हैज बीन डिसाइडेड इन द ईयर ऑफ 1973, जिसमें कहा गया कि जो अमेंडमेंट्स हैं, हमने मान लिया कि 24th अमेंडमेंट वैलिड है, अपहेल्ड कर दिया इसको, इसमें कहा कि अमेंडमेंट लॉ नहीं है, बट यू कैन नॉट अमेंड द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। यहां से आई थी बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन, जिसमें कहा गया था कि आप अमेंड तो कर सकते हैं, गवर्नमेंट चाहे तो लॉज को अमेंड कर सकती है और अमेंडमेंट्स को हम लॉ नहीं मानेंगे। बट बट द पॉइंट इज, केशवानंदन भारती के केस में ये कहा गया कि बेसिक स्ट्रक्चर को आप अमेंड नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं लोकस स्टेंडाई। लोकस स्टेंडाई का मतलब होता है कि कौन चैलेंज कर सकता है,
ऑब्वियसली जिसका फंडामेंटल राइट वोलेट होगा वो जाएगा कोर्ट में और उसको चैलेंज कर सकता है। चिरंजीत लाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में ये कहा गया था। अब बात आती है कि अगर हम चाहें तो क्या हम अपने फंडामेंटल राइट्स को वेव ऑफ कर सकते हैं कि नहीं मुझे नहीं एक्सरसाइज करना, तो क्या ये किया जा सकता है? तो इसका जवाब आपको मिलता है डॉक्ट्राइन ऑफ वेवर से कि आप अपने फंडामेंटल राइट्स को वेव ऑफ नहीं कर सकते। पशेश्वर नाथ के केस में ये डिसाइड किया गया था। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कंपनी एंड फंडामेंटल राइट्स। क्या कंपनी एक सिटीजन के रूप में कंसीडर होगी? क्या उसके फंडामेंटल राइट्स अगर वोलेट होंगे तो क्या वो कोर्ट जा सकेगी? इसमें ये कहा गया था कि जो कंपनी है, कंपनी एक जुरिस्टिक पर्सन है। स्ट्रेट ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन वर्सेस सीटीओ, इस केस में कहा कि कंपनी एक जुरिस्टिक पर्सन है, वो सिटीजन की डेफिनेशन में नहीं आती है। उसके बाद इसकी कुछ एक्सेप्शंस है, अब वो एक्सेप्शंस देख लेते हैं। सबसे पहले है आरसी कूपर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड द नेक्स्ट इज बेनेट कॉमन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इन दो केसेस में ये कहा गया था कि हमें लेजिस्लेचर की इंटेंट को देखना है, हमें लिटरल मीनिंग नहीं ले लेना, हमें हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन का प्रिंसिपल अप्लाई करना है। और ऐसा नहीं है कि कंपनी आ ही नहीं सकती है सिटीजन की डेफिनेशन में, तो इसमें हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन के प्रिंसिपल को अप्लाई किया गया था। दिस इज ऑल अबाउट आर्टिकल नंबर 13 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये यूजीसी नेट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं मेरे चैनल को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।